हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का डोमेन का सिलेबस। जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करना चाहते हैं, आपको मालूम है उनको डोमेन में सभी विश्वविद्यालयों में तो नहीं, लेकिन किसी किसी विश्वविद्यालय में ये पॉलिटिकल साइंस का डोमेन मांग रहा है। क्योंकि ये बहुत एक अट्रैक्टिव कोर्स है, बहुत ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, इस वजह से पहले सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर, एक एक उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करवाते जाएंगे। आप प्लीज मेरे बारे में अगर नहीं जानते हो तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं खुद बीएचयू से अपना यूजी और पीजी कंप्लीट कर चुका हूं। पॉलिटिकल साइंस मेरा माइनर सब्जेक्ट था, ठीक है, ड्यूरिंग माय यूजी प्रिपरेशन, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस पर सीयूईटी जो है वो क्या है, क्लास 12th का है, एनसीईआरटी आपको याद होना चाहिए। एक जबरदस्त बात यह है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल बी विल हैव 50 क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन आपको उसमें से करने हैं, 10 क्वेश्चन की लिबर्टी रहेगी। ये आपको जनरल रूल याद रखना है। पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है, यानी हर पेपर का अपना कोड है। मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा ताकि आपको क्लियर दिखे। ये आपका 12th का सिलेबस है, लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की एक खासियत है, एनसीईआरटी को जितनी बार भी आप पढ़ोगे, हर बार वो कुछ नया आपको निकाल करके देता है। आप उसको 100 बार पढ़ोगे, 100 बार में नई नई चीजें आएंगी। आपको ये नहीं लगेगा कि पिछली बार तो हम यही पढ़े थे, वही बोरिंग चीजें। नहीं, आप पढ़ोगे वही चीज, लेकिन डेराइव नई चीजें होंगी। इतनी बड़ी लोगों के, हस्तियों के द्वारा लिखा गया, प्रोफेसर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने उसमें काफी योगदान दिया है। सो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, देखो 12th का जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो पूरा बेहतरीन तरीके से कवर हम करवाएंगे विथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस हिंदी में नहीं दिया है वेबसाइट पे, ये इंग्लिश में ही दिया हुआ है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मतलब एक पार्टी का डोमिनेंस जो था जब भारत आजाद हुआ, कब तक, तो फर्स्ट मेजर 3 मेजर इलेक्शन हुए। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल, कोalitional नेचर ऑफ कांग्रेस, मेजर ऑपोजिशन पार्टी। ये कौन कौन थे, मतलब कांग्रेस का क्या नेचर था, इकलौती पार्टी थी, सरकारें कैसे गिरा देते थे वो लोग स्टेट में, आपको मालूम होना चाहिए। ये जो आज देखते हो आप, सरकारें फेरबदल, हॉर्स ट्रेडिंग, ये वो हो रहा है, सिर्फ आज ही नहीं होता है, ये पहले भी होता था, ठीक है। आज की सत्ता में जो विपक्ष में वो हल्ला करेगा, उस समय के जो थे वो हल्ला करते थे। हालांकि गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ भारत को आजादी दिलाना था, सत्ता हथियाना नहीं। तो ये देखना पड़ेगा आपको, सब पढ़ाएंगे हम। नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, जब भारत आजाद हुआ ना तो 20 लाख से ऊपर शरणार्थी आ गए यहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत मारकाट दंगा फसाद हुआ था। तो इसके लिए रिफ्यूजी सेटलमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, अलग अलग स्टेट की मांग होने लगी, अलग स्टेट अलग भाषा, जैसे तेलुगु के लिए मांग होने लगा है ना, उड़िया अलग देश, ये सब मूवमेंट स्टार्ट हो गए, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे आवाज कभी कभी उठती है। अगला है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब शुरू होता है कि प्लान डेवलपमेंट शुरू किया जाए भाई, हर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए स्टेट सेक्टर का, इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी राइज किया जाए। 5 ईयर प्लान, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे हमारे देश में खाने लायक अनाज आज अवेलेबल है, ये सब हुआ। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, नेहरू के फॉरेन पॉलिसी क्या थे, 1962 का युद्ध, इंडो पाक वार 1965, 1971। और इसको हम आज से, आप ये वीडियो देख रहे हो ना, कल से ये पूरा, या हो सकता है आज ही से ये क्लास स्टार्ट कर दूं मैं, ठीक है। आपको ज्वाइन होना है वो टाइम पे, मैं क्लास की टाइम टेबल यूट्यूब पे पब्लिश कर देता हूं, रोज ज्वाइन करना है। चैलेंज एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, वॉर जो भी हुई है उसके बारे में पढ़ना है। तो आपको ये दिखाएंगे हम बहुत अच्छे से। पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन बने, नॉन कांग्रेसनल जो गवर्नमेंट बनी वो भी देखेंगे। कांग्रेस में स्प्लिट भी हुआ, रिकंस्टिट्यूशन भी हुआ, कांग्रेस विक्ट्री इन 1971 इलेक्शन, गरीबी हटाओ पॉलिटिक्स जो था वो। उसके बाद क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, फिर आपको मालूम चलेगा गुजरात एंड बिहार मूवमेंट के बारे में, इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, रेसिस्टेंस टू इमरजेंसी, फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, राइज ऑफ सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम होगा 1975 का इमरजेंसी लगा, जनता पार्टी की सरकार आई, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, ये सब कुछ पढ़ना है तो मजा आएगा, ये चीजें पढ़ोगे ना मजा आएगा। रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अब जो रीजनल एस्पिरेशन क्या होता है, जैसे पंजाब ने डिमांड किया कि भाई हमें अपना अलग देश दे दो, एंटी सिख राइट्स भी हो गए उसके बाद, इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद, पॉलिटिकल असासिनेशन, कश्मीर सिचुएशन, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, पीपल्स मूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड आफ्टर मैथ, क्या हुआ, मंडल कमीशन क्या है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। अब बात ये समझते हैं कि आपके लिए जो सिलेबस में है उतना ही आपको डेली पे डेली फॉलो करेंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्जन, कोलिशन पॉलिटिक्स, रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, ये भी हम देखेंगे। फिर अब रिसेंट में अभी के जो सिचुएशन है देश के, वो भी थोड़ा जिक्र हम लोग करेंगे। एनडीए गवर्नमेंट 2004 और यूपीए इलेक्शन, ये सब देखना है इसमें।
यूपीए एनडीए क्या होता है, सब कुछ समझेंगे सारी पार्टियों के बारे में। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अभी दुनिया में वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इसको समझना जरूरी है। सो कोल्ड वार एरा जब 1945 में न्यूक्लियर वॉर प्लेन से न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद कोई भी युद्ध करने से डरता है बहुत मास लेवल पे। और ये उसके बाद कोल्ड वॉर का एरा एक जो था यूएसएसआर के नेतृत्व में शुरू हुआ, और दूसरा जो था वो अमेरिका के नेतृत्व में, है ना, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री का अपना अपना कोल्ड वॉर शुरू हुआ। ये लोग डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, दूसरे दूसरे देश को फाइनेंस करके लड़वाते थे। इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक याद है ना, मैंने बता दिया दोनों, यही सब पढ़ना है आपको। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, यूएसएसआर जो है लैप्स कर गया, 17 टुकड़ों में बट गया। बाल्कनाइजेशन, सेंट्रल एशियन स्टेट, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म, पोस्ट कम्युनिटी कम्युनिस्ट रिजीम, इंडियाज रिलेशन विद रशिया, यही सब। यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आज भी देखते हो कहीं ना कहीं यूएस डोमिनेंस करता है। अभी इजराइल वाला वॉर देख लो, उसमें यूएस ही सारा सपोर्ट दे रहा है उसको। इजराइल बहुत समय तक नहीं लड़ पाएगा जब तक वो यूएस का सपोर्ट ना। यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। ग्रोथ ऑफ यूनिलैटरलिज्म, मतलब एक तरीके का सत्ता। अफगानिस्तान, फर्स्ट गल्फ वॉर, 9/11 अटैक, है ना, ये सब पढ़ना है, अच्छी बातें पढ़नी है। अल्टरनेटिव सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, राइज ऑफ चाइना, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स रिवर्सल इन पाकिस्तान, नेपाल, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये श्रीलंका में आपको मालूम है वेलुपिल्लाई प्रभाकरन, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी मरवा दिया उसने। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे, यूएन का क्या रोल है, एनजीओ का क्या रोल है, सिक्योरिटी कैसे होगा इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में। मान लो सिक्योरिटी तो देखना जरूरी है ना, इस चीज को भी हम समझेंगे। ट्रेडिशनल कंसर्न, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, डिसआर्मामेंट, क्या सभी को न्यूक्लियर वेपन छोड़ देना चाहिए, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन राइट, माइग्रेशन, ये सब कुछ भी हम लोग देखते चलेंगे। एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट मूवमेंट, इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, राइट टू इंडिजिनस पीपल, इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल डिबेट, क्या है एनवायरमेंटल डिबेट, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आपको चाहिए तो जल्द हमें बता दो, हम सॉल्व करके आपके लिए ले आएंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन की क्या क्रिटिक्स हैं, क्या नुकसान, क्या फायदा, क्या लोग कहते हैं बड़े बड़े लोग, उसके बारे में बड़े बड़े क्रिटिक्स को पढ़ेंगे, देखेंगे। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, इंडिया इज एन एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल, क्या है इंडिया के सामने चैलेंज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो डिटेल सिलेबस है, इसको आपको कवर करना है। मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप इस पूरे सिलेबस को बारीकी से पहले देखो, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी 12 है ये, और ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप इसको बार बार पढ़ोगे तभी होगा। या तो एनसीईआरटी की किताब लो, अगर आपको पढ़ना है तो उसके तरीके भी, एनसीईआरटी की बुक को 12th को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, हमेशा रिवाइज करते रहो, उसके फैक्ट्स को अंडरलाइन करो, कलर करो, ये करो वो करो। दूसरा है कि आप उसको पढ़ लो एक बार, और मेरे साथ उसको समझने की कोशिश, उसकी जो अंडर द लाइन या बिटवीन द लाइन बातें हैं जो आपको दिमाग में सेट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं पढ़ाऊं तो उसको आप फॉलो करो। ये बहुत अच्छा प्रयास होगा। आप एक दिन रीड करो, मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगले दिन मैं उसको फॉलो अप करूंगा, आप उसे कंप्लीट करके आओगे, मैं फॉलो करूंगा। इस तरीके से एक बेटर कॉम्बिनेशन होगा, और उसी पे बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिससे आपको वो चीजें क्लियर रहें। सो मेरे प्यारे साथियों, आई थिंक आपको ये चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। कोई भी किसी तरीके का डाउट हो या और सब्जेक्ट के बारे में, आपको सिलेबस हम लोग धीरे धीरे करके ला रहे हैं, तो आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। 2 दिनों में सारे मैं सिलेबस आपको दे दूंगा।